जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने लेटर वैदिक एज के टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और मैं 2019 से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कहा जाए तो वैदिक एज का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिससे हम लोग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा लेटर वैदिक एज, जिसका टाइम फ्रेम हमें नहीं भूलना है, जो कि है 1000 बीसी से लेके आपका 500 बीसी, यानी लगभग 500 साल का आपका टाइम फ्रेम कवर होगा इसमें। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो फिर जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इनके माइग्रेशन वैसे चल ही रहे थे। ये लोग पहले वेस्ट में थे, फिर वेस्ट से थोड़ा सा सेंट्रल एशिया में आए, सेंट्रल एशिया से शिफ्ट होके अब ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, अफगानिस्तान वाले रीजन में आते हैं, और उससे भी शिफ्ट होके लेटर वैदिक एज में आकर मेन लैंड में आ जाएंगे, सेंट्रल इंडिया और गंगा वैली में आ जाएंगे ये लोग। आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक और शिफ्ट होगा, जो कि होगा आपके गायों से टेरिटरीज के ऊपर, और जो आपके युद्ध भी होंगे अब वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को लेके होंगे, ना कि गौ माता या फिर गाय को लेके। आगे आप बढ़ेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि जो पहले हम लोग देख रहे थे कि किंग के जो इलेक्शंस होते थे, जो सभा और समितियां करती थी, अब वो थोड़ा थोड़ा उसकी जो रेलेवेंस या फिर कहा जाता प्रेवलेंस है वो कम हो जाएगी, और आपका जो हेरिडिटरी रूल होता था राजाओं का वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड दैट्स अ वेरी पॉइंट ऑफ इट। आगे आप ये भी देखेंगे कि जो पैस्टोरल सोसाइटी थी आपकी लास्ट टाइम, जो आप ऋग्वेदिक सोसाइटी में कहा जाए तो अर्ली वैदिक सोसाइटी में देखेंगे, अब वो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल सोसाइटी बन गई, जिससे हमें एक और चीज क्लियर हो जाती है कि अब ये थोड़ा सा हंटिंग और गैदरिंग से ज्यादा अब ये एक सेटल लाइफ में, कहा जाता है मेन स्ट्रीम लाइफ में शिफ्ट हो जाएंगे। आगे आप ये भी देखेंगे कि अभी भी इन लोगों की कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं होगी, जैसे कि अर्ली वैदिक एज में था कि कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, कोई एक्चुअली एक कहा जाए तो ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं थी, लेकिन ये लोग ट्राइब बेस करते थे, क्लैन बेस इनकी आर्मी थी। अब वो थोड़ा सा आप देखेंगे कि वैसा ही रहेगा, ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, और कहा जाए तो फिर देयर वाज स्टिल नो स्टैंडिंग आर्मी। आगे आप देखेंगे तो फिर इनकी जो सोसाइटी थी अब वो ज्यादा से ज्यादा पैट्रिमोनियल हो जाती है। जो वुमेन थी, लाइक कुछ स्क्रिप्चर्स में तो वुमेन और डॉटर को भी कहा जाए ओरिजिन ऑफ ऑल सोरोज, और कहा जाए तो फिर वाइस अलोंग विद डाइस एंड वाइन, जैसे वाइन और डाइस, गैमलिंग हो गया और आपका वाइन हो गया, दारू हो गई, जैसे ये सब पूरी चीजें सिंस है, वाइस है। इसमें भी दिस इज नॉट माय स्टेटमेंट, ये टेक्स्ट कहते हैं कि वुमेन भी वाइस बन गई। तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे भी थोड़ा सा वुमेन को लेके, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था अर्ली वैदिक एज में कि वुमेन को बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन मिलता था, सभा समितियों की मीटिंग वो अटेंड कर सकती थी। पर अब द मैटर हैज चेंज, और कहा जाए तो कहानी पलट चुकी है। और आगे अगर आप देखेंगे जो वुमेन थी उनका भी कभी कभी उपनयन संस्कार होता था, जो कहा जाता है इन्वेस्टर सेरेमनी होती है, लेकिन ज़्यादा रेलेवेंट नहीं था। वेमेन का रोल ज्यादा से ज्यादा घटने लगा था, चाइल्ड मैरिज हो गया आपका और सती हो गया, इसके भी कुछ आपको रेयर केसेस देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो कुछ एक तरीके से कहा जाए तो वुमेन लॉस्ट ओवरऑल इम्पोर्टेंस। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इस तरीके से वुमेन का भी जो इम्पोर्टेंस था, या फिर कहा जाए तो उन्होंने अपने इम्पोर्टेंस नहीं खोया, बल्कि उनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम बातों से, जो मुद्दे थे उनसे साइडलाइन कर दिया गया। उनको उनका जो कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। जैसे कि अभी तक आप देखें कि जैसे वर्ण सिस्टम था आपका, आश्रम धर्म सोसाइटी लेटर वैदिक एज को कहते थे, लेटर वैदिक सोसाइटी को कहते थे। तो जो तीन, जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि उस समय भी एक तरीके से सोशल सोसाइटी जो थी उसका क्लासिफिकेशन तो था, लेकिन कोई एक ऑर्गेनाइज नहीं था, कोई डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड नहीं था, क्योंकि कहा जाए तो एक आर्टिजन और एक राजा सेम क्लान से आ सकते हैं, सेम सोसाइटी से आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ये भी बताया था कि मैं पोएट हूँ, मेरे फादर एक कहा जाए तो फिर एक फिजिशियन है, और मेरे जो मदर हैं वो चक्की में पीसने का काम करती हैं। तो जैसे कि एक टेक्स्ट था, एक स्क्रिप्चर में कहा गया था, एक वर्स था ये ऋग्वेद का। तो अब ये ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट हो जाएगा, और आपकी जो सोसाइटी होगी काफी ज्यादा रिजेक्ट हो जाएगी। चतुर्वर्ण सिस्टम आ जाएगा, जिसमें ब्राह्मण हो रहा था टॉप, क्षत्रिय सेकेंड, वैश्यास, और लास्ट में आके शूद्रास देखने को मिलेंगे। और उनमें से भी एक बहुत लोअर क्लासिफिकेशन किया गया था। That's not me saying all this stuff, but scriptures.
लास्ट में आकर चंडाल एक कास्ट हो जाएगी और इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड सोसाइटी यहीं से शुरू हो जाएगी, जो आज भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, लोग कहते हैं कि अनटचेबिलिटी इज नॉट परफॉर्म एज ऑफ नाउ। 2024 में ऐसा नहीं होता, 21st सेंचुरी में नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, धरती पे जाके देखिए। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो आपका वर्ण बेस्ड जो आपका डिस्क्रिमिनेशन था वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी का जो प्रेवलेंस था काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और केवल ब्राह्मण और आपके क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज कहा जाता था, यानी ट्वाइस बॉर्न, इन लोगों को ये एजुकेशन भी दी जाती थी और डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे शूद्रस और चंडालस का, तो हरिजन जाति के। दैट्स नॉट मी सेइंग अगेन, ये चीज हो जाएगी, आपको देखने को मिलेगी और आश्रम का भी थोड़ा सा प्रेवलेंस ज्यादा हो जाएगा। हालांकि ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं कहते थे, लेकिन इसको कहा तो माना भी जाता था, उतना ज्यादा नहीं माना जाता लेकिन माना जाता था। वैसे आप देखेंगे कि आपकी कास्ट एक्सोगेमी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप देखेंगे कि इसमें जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर, फैमिलीज का स्ट्रक्चर होगा, जॉइंट फैमिली बेस्ड हो जाएगा और एक गोत्र नाम की भी चीज इसमें एंट्री लेगी। गोत्र क्या होता है? इसमें भी गौ आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि गोत्र जो होता है वो गायों से ही रिलेटेड है। बेसिकली होता क्या था कि अर्ली वैदिक एज में जैसे एक एक कोई एक कॉमन जगह है जहाँ पे सब लोग अपने गायों को स्टोर करते हैं या फिर कहा जाए तो गायों को रखते हैं, है ना, जैसे आज के समय गौशाला होती है तो वहां पे रखते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो एक फैमिली या फिर एक लीनियज से ही जो लोग होते हैं उनकी शादी नहीं होती। इस वजह से आप देखेंगे जैसे कई लोगों का जो गोत्र नहीं पता होता उनका कश्यप गोत्र लग जाता है। तो इसी तरीके से अलग अलग ऋषियों के लिए आप देखिए कि इन स्टार्टिंग के 3 वर्णों के लिए अलग अलग ऋषियों के नाम पे आप देखेंगे कि गोत्रों के नाम रखे जाते हैं और एक गोत्र के लोग ही आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, वो रूल है। ओके, तो गोत्र कुछ इस तरीके से होता है और इसमें भी आपका गौ आ जाता है, तो आप समझ जाइए कि इसमें भी गायों का, गौ माता का प्रिविलेज देखने को मिलेगा, उसकी रेलेवेंस देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे आगे कहानी बढ़ती है आपकी, वैसे आप देखेंगे कि जो रिचुअल्स है वो काफी ज्यादा, मैंने तो एक ही यहाँ पे ऊपर की तरफ एरो लगाया, मुझे 3 एरो लगा देना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाएगा आपका रिचुअल बेस कहा जाए तो सोसाइटी या फिर स्क्रिप्चर्स। क्योंकि ऋग्वेद में ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल होता था, उतना ज्यादा भी ऐसा कहा जाए तो रिचुअल्स नहीं होते थे, तांत्रिक टाइप चीजें नहीं होती थी। बट इस टाइम तक आते आते बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल इज अथर्ववेद। सेम भी आप देखेंगे कि राजसूय, आपका विजापेय और आपका अश्वमेध यज्ञ, यज्ञ जो भी आपका है, ये सब आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या कहा जाए तो मोस्ट कॉमन देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से आप देखेंगे कि धीमे धीमे रिचुअल बेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और इनमें से अश्वमेध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसमें होता क्या था कि एक घोड़े को, जो शाही घोड़ा होता था, उसको छोड़ देते थे और वो जितने एरिया में बिना रुके या फिर बिना उसको कोई ऑब्स्टिकल्स फेस किए घूम के आता था, वो एरिया राजा का हो जाता था। इस वजह से अश्वमेध यज्ञ कई बार देखेंगे कि आगे चल के सैकड़ों साल बाद भी परफॉर्म होता रहेगा और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि अगर कोई दुश्मन राज्य का है वो उस घोड़े को भी मार देता है या फिर उसको पकड़ लेता है। तो अश्वमेध यज्ञ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कॉमन भी है, आपने कभी ना कभी तो जीवन में सुना ही होगा। और बाकी यज्ञ भी देखने को मिलेंगे और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि अर्ली वैदिक एज में जन थे, अब वो जनपद हो जाएंगे, उनका जो एक्सपेंशन है वो काफी ज्यादा बड़ी लेवल पे हो जाएगा। और आई होप कि मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को टच कर लिया है जितना भी हम लोग के थे। और हाँ, हम लोग के सारे पॉइंट्स टच हो गए हैं और इसी के साथ हम लोगों की ऋग्वेदिक या फिर कहा जाए तो लेटर वैदिक सोसाइटी, जो बाकी के ऋग्वेद को, सॉरी मैंने पहले बोल गया, लेकिन ऋग्वेद जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी उसके बाद वाली सोसाइटी, यानी 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक वाली जो सोसाइटी रहेगी लेटर वैदिक वाली, उसकी किस तरीके से आप कहा जाए तो सोशल स्ट्रक्चर रहेगा, सोसाइटी कैसे चलेगी और उनके राजाओं का कैसे सिस्टम रहेगा, मैंने आपको वो सब वाला पार्ट इसमें कवर किया है, इस पार्ट ऑफ द लेक्चर में कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उनकी इकोनॉमी चलती है। ओके, तो साथियों अब हम लोग चलेंगे अपनी लेटर वैदिक एज की इकोनॉमी के ऊपर। अगर हम लोग इसकी इकोनॉमी को देखेंगे तो हम लोग को एक चीज देखने को मिलेगी जिसको हिस्टोरियंस ने लिखा है, पीजीडब्ल्यू आयरन फेज। समझ रहे हैं? पीजीडब्ल्यू आयरन फेज
मतलब पेंटेड ग्रेवियर ग्रेवियर प्लस आयरन का फेज। आयरन, जैसे कि मैं आपको याद ही होगा कि मैंने जब हम लोग का अर्ली वैदिक एज ऋग वैदिक एज चल रहा था, उसमें मैंने ये बताया था कि इन लोगों को कॉपर ब्रॉन्ज की तो नॉलेज थी हल्की फुल्की, वो भी हल्की फुल्की थी, लेकिन आयरन की इन लोगों को नॉलेज नहीं थी। हम लोगों को कोई ट्रेसेस भी नहीं मिलते, एविडेंसेस भी नहीं मिलते। पर इस टाइम तक आते आते आयरन की डिस्कवरी हो चुकी है, आप कहा तो उनको नॉलेज हो गई है, डिस्कवरी तो कहूंगा नहीं। तो 1000 बीसी के आसपास ये टाइम फ्रेम देखेंगे, और इसको कृष्णा अयास या फिर श्याम अयास के नाम से भी कहा गया है वेदों में। ओके, तो अगर हम लोग आगे चलते हैं, जैसे ऋग वैदिक पीपल जो थे, उन लोगों को केवल और केवल ब्रॉन्ज कॉपर की नॉलेज थी, और इस समय पे आके एग्रीकल्चर और हर्डिंग को, यानी पास्टोरल सोसाइटी को आपके एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के एक नया टाइप ऑफ बनाया गया फार्मिंग, इसको कहा गया मिक्स्ड फार्मिंग। और कहा जाए तो इससे लॉस भी नहीं होता, अगर आपकी जो फसल है वो खराब हो गई तो आपका तो पास्टोरल वाला चल ही रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये प्राइमरीली रूरल रूरल थे, लेकिन इसमें कुछ लेटर वाले पार्ट में, लेटर वैदिक एज के लेटर वाले पार्ट में आपको अर्बनिज्म के कुछ एविडेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि कई सारे स्क्रिप्चर्स में भी जिसको नगर के नाम से रेफर किया गया है। वैसे आप देखेंगे कि राइस और वीट जो होता था, ये बेसिकली स्टेपल डाइट थी, जिसमें से राइस को भी दान दक्षिणा के लिए यूज किया जाता था। कैसे? क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर आ गया था, इसका पार्ट बन गया था। इस वजह से आप देखेंगे कि हाँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी इसमें रिचुअल्स का पार्ट बनाना शुरू कर दिया गया था। उसी के बाद आप देखेंगे कि टैक्स एंड ट्रिब्यूट जो होते थे, जैसे कि हम लोगों ने ऋग्वेदिक एज में देखा था कि होते नहीं थे बेसिकली, और वॉलेंटरी ट्रिब्यूट्स होते थे। लेकिन आगे चल के ये वॉलेंटरी नहीं, मैंडेटरी कर दिए गए कि आपको टैक्स तो देना ही है। और बेसिकली इसमें ज्यादातर देते थे वैश्य कम्युनिटी के। क्यों देते थे? ब्राह्मण से लिया नहीं जाता टैक्स, क्यों? क्योंकि वो तो रिचुअल्स परफॉर्म करवाते थे, बल्कि उनको दान दक्षिणा ही उल्टा दिया जाता था। क्षत्रिय, क्योंकि वो रूरल्स ही थे, तो वो खुद से क्यों लेंगे? ऑब्वियसली नॉट। वैश्यस, बिकॉज वो थोड़ा सा पैसे वाले लोग थे, नॉट बीइंग, कहा जाए तो नॉट बीइंग कोई स्टीरियोटिपिकल पर्सन, बट कहा जाए तो फिर उस समय जो वैश्य होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, वो पैसे वाले होते थे। इस वजह से शूद्र से ले नहीं सकते, क्योंकि उनको एज सर्वेंट्स ट्रीट किया जाता था। दैट्स नॉट मी सेइंग ऑल दिस स्टफ, बल्कि स्क्रिप्चर्स में है। तो शूद्रस और जो सो कॉल्ड लोअर वर्ण के लोग होते थे, उनसे लिया नहीं जाता था, बिकॉज दे डिड नॉट अर्न एनी बिग अमाउंट ऑफ मनी, और कहा जाए तो बिग अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। इस वजह से कहा जाए तो फिर वैश्य के पास पैसा होता था, और वो कुछ ऐसा काम भी नहीं करते थे कि उनसे ना लिया जाए, एक्सेप्शंस में आ जाए। उनको कहा जाए तो फिर आप देखें कि एक्सेप्शन मिल जाए, एग्जेम्पशन मिल जाए बेसिकली अपना टैक्स देने से। इस वजह से वैश्य कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रिब्यूट देखते हुए मिलेंगे। साथ ही में कलेक्ट कौन करता है टैक्स और ट्रिब्यूट? वो होते थे संग्रहित्री। इस टाइप के एक पर्सन होता है, ऑफिसर होता था, वो कलेक्ट करता था। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग हम लोग को देखने को मिलेगी। फिर आपका श्रेष्ठिन्स, जो बेसिकली गिल्ड्स होते थे, जो ट्रेडर्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपने वेस्ट में तो सुना होगा फ्री मेसनरी जो होता है, तो वैसे ही मेसन जो हो गए, गिल्ड्स हो गए, वैसे ही इस समय पे श्रेष्ठिन्स टाइप की चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। बार्टर तो चल ही रहा था, लेकिन साथ में निष्का, जो बेसिकली गोल्ड का होता था करेंसी, वो थोड़ा सा यूज में रहता था, हमेशा से रहता आया भी था, ऋग्वेद में भी यूज हुआ था, लेकिन बहुत थोड़ा। और सेम वे बार्टर भी इस समय यूज होता हुआ दिखेगा, मोस्टली बार्टर चलेगा। उसके बाद आप देखें टिन, लेड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ब्रॉन्ज और कॉपर की इन लोगों को नॉलेज थी। उसके आगे मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेड ऑफ हाउस होल्ड जो होते थे, घर के जो हेड होते थे बेसिकली, वो गृहपति होते थे। उसके आगे जो प्रॉपर्टी होती थी, अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, हालांकि प्रॉपर्टी के आपको कई जगह मेंशन देखने को मिलेगा, बट प्रॉपर्टी भी अभी भी मोस्टली क्लैन ओन थी, कलेक्टिवली ओन थी, विश के द्वारा, जो क्लैन होता है उसके द्वारा ओन की जाती थी। नाउ दैट्स इट। इससे ज्यादा हम लोगों को इकोनॉमी में नहीं पढ़ना है अपनी लेटर वैदिक एज की। अब हम लोग मूव करेंगे अपने रिलीजन वाले पार्ट की ओर, जो हम लोग का लेटर वैदिक एज में साथियों, अब हम लोग चलेंगे अपनी लेटर वैदिक एज के रिलीजन की ओर, और किस तरीके से उनकी सोसाइटी में रिलीजन की इंपॉर्टेंस है, और किस तरीके से ये कहानी चलती है। अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें जो सेंट्रलिटी है, जो इम्पोर्टेंस है कल्ट सैक्रिफाइस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, बता चुका हूँ। यज्ञ की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, बता चुका हूँ। एनिमल सैक्रिफाइसेस बढ़ गए हैं, ये भी बता चुका हूँ।
और कैटल की जो इम्पोर्टेंस है, गौ जो आपकी गौ माता है या फिर कहा जाए तो जो आपकी गायें हैं उनकी इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा कम हो गई, उनकी वेल्थ भी की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा कम हो गई। जो सोशल क्लासेस हैं क्योंकि उनका डिवीजन ही किया गया, इस वजह से उनके खुद के गॉड्स भी बन गए, जैसे आपके पुषाण जो कि आपके शूद्रास के होते थे, और ये बेसिकली दे लोग ही लोग आफ्टर कैटल। और आगे आप बढ़ेंगे तो जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा, क्योंकि अब मैं इस साइड जाऊंगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सुप्रीमेसी की बात होगी, किसी को नीचे रखने की बात होगी, किसी को ऊपर रखने की बात होगी। इस वजह से इसका रेजिस्टेंस भी काफी बढ़ेगा इसकी सोसाइटी और इसके रिलीजन की तरफ, और इस वजह से कई सारे डिफरेंट सेक्ट आएंगे, जिनमें से सबसे ज्यादा कहा जाए तो फिर क्योंकि 563 में मे बी गौतम बुद्धा का भी बर्थ हुआ, 563 एडी वो बीसीई में आपके गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ, और 600 बीसी से ही आपका शुरू हो जाएगा रेजिस्टेंस, जिस टाइम पे उपनिषद लिखे जा रहे थे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बिकॉज उस टाइम तक आते आते गौतम बुद्धा के जब तक वो 30 इयर्स के एज उन्हें टच की, तब तक ही बहुत सारे सेक्ट आ चुके थे। सबसे ज्यादा फेमस अलारा कलाम और गौतम बुद्ध और जैनिज्म। आगे आप आएंगे तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो इंद्र और अग्नि थे, जो इंद्र तो नंबर 1 पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और अग्नि सेकेंड नंबर पे इंपॉर्टेंट थे ऋग्वेदिक सोसाइटी में। अब वो उनकी इंपॉर्टेंस जो है नीचे आ जाएगी, और प्रजापति नाम से एक नए गॉड जो कि ऋग्वेद में नहीं थे, और उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। बाकी रुद्र और विष्णु जो कि थे तो उसमें सोसाइटी में तो मतलब ऋग्वेद में मेंशन थे, बट इनकी इंपॉर्टेंस उतनी कम थी। अब उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगी, और आइडोलेट्री भी बढ़ जाएगी, यानी मूर्ति पूजा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने कहा कि इतनी ज्यादा रिलीजन और यज्ञों की यजनास की यज्ञ यज्ञ जो भी आप कहें उसको क्यों बढ़ी इंपॉर्टेंस, बेसिकली इसका रीजन है, इफ यू आस्क व्हाई देन आई विल टेल यू मोर देन 2 रीजंस। तो बेसिकली मेन तो ये है, ये राजाओं के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, क्या रीजन थे, एंड दिस इज द रीजन फॉर व्हाई यज्ञs वर इम्पोर्टेंट फॉर द ब्राह्मण कम्युनिटी। बेसिकली जब ये लोग यज्ञ करते थे तो इनको क्या मिलता था, दान दक्षिणा मिलती थी, फायदा होता था। तो फिर जब कई बार जो रिचुअल्स होते थे, तो हर एक रिचुअल की तो इन्हीं इन्हीं लोगों को नॉलेज है, नॉट बीइंग स्टीरियोटिपिकल, बट सच बात ये है कि उनको नॉलेज मिलती थी, उनको एजुकेशन मिलती थी, इस वजह से नॉलेज भी उन्हीं लोगों को है यज्ञों की किस तरीके से रिचुअल्स परफॉर्म होने हैं। इस वजह से इनको दान दक्षिणा बनती थी, यानी पैसा भी इनको मस्त मिल रहा था, साथ ही साथ इनकी सुप्रीमेसी भी मेंटेन हो रखी थी, क्योंकि इनको हर एक यज्ञ के लिए इनको ही बुलाया जाता था, राजा तक बुलाते थे, और नीचे से नीचा व्यक्ति भी इनको ही बुलाता था। नीचे से नीचे मतलब इकोनॉमिक्स आपके स्केल में, नॉट ऑन द कास्ट बेस एंड नॉट बीइंग स्टीरियोटिपिकल एट ऑल। आगे आप बढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे कि राजाओं के लिए क्या रीजन है, राजास के लिए क्या रीजन है, ठीक है, किंग्स के लिए क्या रीजन है। तो आप देखेंगे कि 2 रीजन थे, एक तो अथॉरिटी ऑफ चीफ्स, क्योंकि इनकी अथॉरिटी आगे पुट फॉरवर्ड हुई थी, आगे चल रही थी, और दूसरा रीजन ये कि टेरिटोरियल एस्पेक्ट भी इसमें एक एस्पेक्ट बन के आता है। आप कहेंगे कि टेरिटोरियल एस्पेक्ट, हाउ डज दैट हैपन, ये कहाँ से आ गया। देखिए बात वहीं पे घूम के आती है कि जब आप यज्ञ करोगे तो आप पूरे राज्य से लोगों को बुलाओगे, अब जब जहां जहां से लोग आए वहां आपकी टेरिटरी है, तो यही सेम चीज पुट फॉरवर्ड हो रही है, क्यों सही तो कह रहे हैं कि वही चीज पुट फॉरवर्ड होगी, इस तरीके से उनकी टेरिटरी का भी एस्पेक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी पॉलिटी में। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, और आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि इसमें लोगों को इन्वाइट किया जाता है, तो फिर ऑब्वियसली टेरिटोरियल एस्पेक्ट आ ही जाएगा। सो दैट वाज रिलीजन फॉर यू। अब हम लोग फाइनल पार्ट ऑफ द लेक्चर में चलेंगे, जिसमें हम लोग बस ये जानना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन से टेक्स्ट में मेंशन है, फिर हम लोग का वैदिक एज पूरी तरीके से खत्म होगा। बट आई नो कि बट आ जाता है हर बार, हम लोगों का जो वैदिक लिटरेचर है वो फाइनली बचेगा, मैं आपको कभी उसका लेक्चर करा के दे दूंगा, क्योंकि उसमें पूरा पूरा रटने वाला ही कहा जाए तो हिस्ट्री भी रटने वाली, लेकिन ये थोड़ा सा थीमेटिक था, इस वजह से मैंने आपको बताया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन आपका जो वैदिक लिटरेचर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा रटने वाला है, इस वजह से मैं आपको कभी और लेक्चर कराऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग पहले टेक्स्ट गोत्रास का मेंशन जो है, गोत्रों का मेंशन वहां का अथर्ववेद में है, याद रखिए, नोट करते हुए चलिए। पुरुष अशुक्त हाइम जो है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ऋग्वेद वाले में,
तो ये जैसे मैंने उस टाइम भी बताया था, ये 10वें मंडल में है ऋग्वेद के। साथ ही साथ जो आगे 4 आश्रम है इनका मेंशन हो रखा है जबाल उपनिषद में। पहले 3 आश्रमों का ऐसे मेंशन हो रखा है चांडोग्य उपनिषद में। संसार जो कि ट्रांसेंडेंस ऑफ सोल को सिग्निफाई करता है, उसका आपका मेंशन हो रखा है बृहन्निकाय उपनिषद में। आगे आप चलेंगे तो क्षत्रियों की जो प्रीसिडेंस है ओवर ब्राह्मण्स वो हुई है ऐतरेय ब्राह्मण में, समझे। तो क्षत्रियों की जो प्रीसिडेंस है ओवर ब्राह्मण्स वो ही हुई है आपकी ऐतरेय ब्राह्मण में। आगे आप चलेंगे तो यूनिवर्स का जो ओरिजिन हुआ है वो ऋग्वेद के वही 10वें मंडल में हुआ है। त्रिमूर्ति का जो डॉक्ट्राइन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति इज मेंशन्ड इन द मैत्रेय उपनिषद, कहा जाए तो मैत्रेयाणी उपनिषद। ये मैत्रेय अलग हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न सीरीज की बात की गई है वो आपकी सतपथ ब्राह्मण में की गई है। आगे बढ़ेंगे तो सत्यमेव जयते, जिसपे क्वेश्चन भी आ चुका है कि कहाँ पे मेंशन है, तो ये मांडुक्य उपनिषद में मेंशन है। और लास्ट में सभा समिति जो कि ट्विन डॉटर्स थे प्रजापति के, वो कहाँ मेंशन है। और याद रखिएगा कि प्रजापति क्योंकि लेटर वैदिक एज में आते हैं, इस वजह से लेटर लास्ट में आए, है ना, वैदिक एज के, इस वजह से प्रजापति लास्ट में आए। इस वजह से आप देखेंगे कि उनकी ट्विन डॉटर भी लास्ट में आएंगे, तो ये भी आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। और कुछ इसी के साथ हम लोगों का वैदिक एज खत्म होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जनपद के टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे और अलग अलग जो छोटे छोटे किंगडम्स आते हैं जनार्स से, हम लोग उसकी ओर बढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।